हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीआईबी बीएफएम का मॉक टेस्ट का नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा यूनिट 9 है, रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इफ अ काउंटर पार्टी फेल्स टू कीप इट्स कमिटमेंट फॉर एन एसेट इन द ट्रेडिंग बुक, द बैंक फेसेस। ट्रेडिंग बुक के अंदर जो एसेट्स होते हैं उसमें अगर कोई काउंटर पार्टी जो है वो अपने कमिटमेंट को पूरा करने में अगर फेल हो जाता है तो बैंक को किस तरीके का रिस्क जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन है लिक्विडिटी रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क या ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, बुक में ट्रेडिंग बुक में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ट्रेडिंग बुक इज ऑल्सो एक्सपोज्ड टू क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क विच अराइजेस ड्यू टू फेल्यूर ऑन द पार्ट ऑफ द काउंटर पार्टी टू कीप इट्स कमिटमेंट। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क। यानी कि जो हमारा काउंटर पार्टी है वो अगर अपने कमिटमेंट्स पूरे करने में अगर फेल होता है तो वहां पे बैंक को क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क जो है वो फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बैंकिंग बुक गेट एक्सपोज टू रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन मिस्टेक्स of omission and commission, deficiencies in information system, etc., which means that they are exposed to। बैंकिंग बुक के अंदर जो एसेट एंड लाइबिलिटी होती है अगर उसमें कोई रिस्क अराइज होता है ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक या उनके कोई गलती कमिट करने की वजह से या इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होने की वजह से, तो उस तरीके के रिस्क को क्या कहते हैं। पहला ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क या मार्केट रिस्क। तो फ्रेंड, बुक में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑपरेशनल रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस, पीपल एंड सिस्टम और फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑपरेशनल रिस्क। जहां भी ह्यूमन मिस्टेक्स या ओमिशन, कमीशन या फिर डिफिशियंसीज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से, तो उसको हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक हैज एक्सेप्टेड अ टर्म डिपॉजिट फॉर 3 years and it is used to fund the overdraft which is to be rolled over at the end of 1 year depending upon the financial position of the counterparty, the bank is exposed to। यानी कि एक बैंक है जिसने कि एक टर्म डिपॉजिट जो है वो ले रखा है 3 साल के लिए और इसकी फंडिंग उसने ओवरड्राफ्ट के रोल में की है जो कि हर साल जो है रोल ओवर होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट अकाउंट है वो हर साल उसको रिन्यूअल किया जाता है, रोल ओवर किया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द काउंटर पार्टी का, अपना काउंटर पार्टी का जिस तरीके का फाइनेंशियल पोजीशन होता है उसके बेसिस पे उसको रोल ओवर किया जाता है। तो यहाँ पे बैंक को किस तरीके का रिस्क जो है वो बेयर करना पड़ेगा। पहला है बेसिस रिस्क, मिसमैच रिस्क और गैप रिस्क, लिक्विडिटी रेट रिस्क या यील्ड कर्व रिस्क। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बैंक को फेस करना पड़ेगा वो हो जाएगा गैप और मिसमैच रिस्क। क्योंकि गैप और मिसमैच रिस्क ऐसे रिस्क को कहते हैं जहां पे जो भी होल्डिंग एसेट या लाइबिलिटीज होती है या ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है बैंकिंग का, उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी डेट या रीप्राइसिंग डेट की वजह से चेंज होता है, तो उसकी वजह से वहां पे एक गैप या मिसमैच अराइज हो जाता है एसेट और लाइबिलिटीज के बीच में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मिसमैच रिस्क और गैप रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिंग बुक इज नॉट एक्सपोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। ट्रेडिंग बुक में इनमें से कौन सा रिस्क जो है वो नहीं होता है। पहला है लिक्विडेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, डिफॉल्ट एंड क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो फ्रेंड्स देखिए, ट्रेडिंग बुक में कौन कौन सा रिस्क जो है वो होता है। ट्रेडिंग बुक इज मेनली एक्सपोज टू मार्केट रिस्क इंक्लूडिंग लिक्विडेशन रिस्क, डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। यानी कि मार्केट, लिक्विडेशन, डिफॉल्ट एंड ऑपरेशनल। लिक्विडेशन रिस्क होता है, डिफॉल्ट एंड क्रेडिट रिस्क भी होता है, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क भी होता है। जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है फ्रेंड्स वो ट्रेडिंग बुक में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ बैंकिंग बुक एसेट लाइबिलिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर करेक्ट। यानी कि बैंकिंग बुक में एसेट एंड लाइबिलिटीज को लेकर के इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
These are normally held till maturity. Accrual system of accounting is applied. Cash system of accounting is applied. These are partly held till maturity and partly disposed of before maturity. तो फ्रेंड्स देखिए बैंकिंग बुक्स में क्या क्या है. All assets and liabilities in the banking book are held until maturity. Maturity mismatch between asset and liabilities results in excess or shortage of liquidity. This is commonly known as liquidity risk. In addition, interest rate changes take place during the period such asset and liabilities are held in the banking book. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स, एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे ये भी दे रहा है कि दे आर नॉर्मली हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी एंड एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है. दीज आर नॉर्मली हेल्ड टिल मैच्योरिटी, एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा आंसर ए एंड बी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनएबिलिटी ऑफ अ बैंक टू ऑब्टेन फंड्स टू मीट द कैश फ्लो ऑब्लिगेशन एट अ रीजनेबल रेट कॉस्ट इज कॉल्ड. मतलब किसी भी बैंक की इनएबिलिटी, जब उसका कैश फ्लो ऑब्लिगेशन जनरेट हो रहा है और उसको फंड ऑब्टेन करना है ताकि वो जो कैश फ्लो जनरेट हुआ है वो उसको कंप्लीट कर सके एट अ रीजनेबल रेट या कॉस्ट, तो उस तरीके के रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विडेशन रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क. तो फ्रेंड्स इसको हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं. Inability to obtain funds to meet cash flow obligation at a reasonable rate. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, लिक्विडेशन रिस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्क ऑफ लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शन फाइनेंशियल लॉस और रेपुटेशन लॉस दैट अ बैंक में सफर एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स फेलियर टू कंप्लाई विद एनी और ऑल ऑफ द एप्लीकेबल लॉज, रेगुलेशंस etc इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, एक्सटर्नल इवेंट रिस्क या कॉम्प्लायंस रिस्क. तो फ्रेंड्स कॉम्प्लायंस रिस्क जो होता है, कॉम्प्लायंस रिस्क इज द रिस्क ऑफ लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शन और फाइनेंशियल लॉस और रेपुटेशन लॉस दैट अ बैंक में सफर एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स फेलियर टू कंप्लाई with any or all of the applicable laws, regulations, code of conduct and standard of good practice. इसको फ्रेंड हम लोग इंटीग्रिटी रिस्क भी कहते हैं. जो कंप्लायंस रिस्क होता है उसको इंटीग्रिटी रिस्क भी कहते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कंप्लायंस रिस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्क दैट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ रिप्लेसिंग द नेट आउटफ्लोज ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड विथड्रॉल, नॉन रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट इज कॉल्ड. यानी कि वो रिस्क जो कि अराइज होता है जहां पे कि नेट आउटफ्लोज जो है वो रिप्लेस करता है अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल या नॉन रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट का. यानी कि जैसे कोई लोन जो है वो दिया गया है और उसकी फंडिंग जो है एक फिक्स डिपॉजिट से की गई है, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट है उसका जो नेट आउटफ्लोज है वो वहां पे उसको ऑप्शन दिया गया है कि वो या तो उसको प्री मैच्योरली विड्रॉ कर लेगा या फिर वो उसको रिन्यू नहीं करेगा. तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम रिस्क, फंडिंग रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क या क्रेडिट रिस्क. तो फ्रेंड्स इसको हम लोग फंडिंग रिस्क कहते हैं. यानी कि दिस अराइजेस फ्रॉम द नीड टू रिप्लेस नेट आउटफ्लोज ड्यू टू एनएंटिसिपेटेड विड्रॉल, नॉन रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स. तो जो भी फिक्स डिपॉजिट जो है जिसकी फंडिंग जो है टर्म लोन को दी गई है और टर्म लोन मान लीजिए ज्यादा दिन के लिए और फिक्स डिपॉजिट कम दिन के लिए है, तो जब फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा तो जो जिसका फिक्स डिपॉजिट है, जो डिपॉजिटर है, वो क्या करेगा कि वो या तो उसको विड्रॉ कर लेगा या फिर वो उसको फर्दर रिन्यू नहीं करेगा. तो यहाँ पे जो रिस्क अराइज होगा बैंकों के लिए वो फंडिंग रिस्क अराइज होगा. यानी कि बैंक के पास जो है उस जो टर्म लोन उसने दे रखा था उस एफडी के अगेंस्ट में, उसको फंड करने के लिए बैंक के पास जो है फंड अवेलेबल नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए इसको हम लोग फंडिंग रिस्क कहते हैं. तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन बी, फंडिंग रिस्क.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्क दैट अराइजेस फ्रॉम फ्रॉड, फेल्ड बिजनेस प्रोसेसेस एंड द इनएबिलिटी टू मेंटेन बिजनेस कंटिन्यूटी एंड मैनेज इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कंप्लायंस रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, ट्रांजेक्शन रिस्क, एक्सटर्नल इवेंट रिस्क। तो फिर इसको हम लोग ट्रांजेक्शन रिस्क कहते हैं। रिस्क अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, फेल्ड बिजनेस प्रोसेसेस एंड द इनएबिलिटी टू मेंटेन बिजनेस कंटिन्यूटी एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रांजेक्शन रिस्क। Next question है as all assets and liability in the banking book are held till maturity, there is possibility of maturity mismatch between the asset and liabilities which is called। यानी कि बैंकिंग बुक में जो भी एसेट एंड लाइबिलिटी जो है वो हेल्ड टिल मैच्योरिटी तक रखे जाते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके मैच्योरिटी पर एसेट और लाइबिलिटी के बीच में मिसमैच अराइज हो। तो इस तरीके की उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो है maturity mismatch between asset and liabilities result in excess or shortage of liquidity. This is commonly known as liquidity risk. So here our answer is option C, liquidity risk. Next question है which of the following does not fall in the category of banking risk? Liquidity risk, interest rate risk, market risk, credit risk, default risk, operational risk. फ्रेंड यहाँ पे जो ये पांचों के पांचों रिस्क हैं ये बैंकों को फेस करने होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंकिंग बुक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट एक्सपोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिस्क। यानी कि बैंकिंग बुक में जो एसेट और लाइबिलिटी होते हैं उनको इनमें से कौन सा रिस्क जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। पहला मार्केट रिस्क, क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क। तो फ्रेंड्स बैंकिंग बुक में जो मेनली एक्सपोज्ड होता है वो लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। तो यहाँ पे जो मार्केट रिस्क है, मार्केट रिस्क बैंकिंग बुक के एसेट एंड लाइबिलिटीज के साथ एक्सपोज नहीं होता है। मार्केट रिस्क जो है वो ट्रेडिंग बुक के एसेट एंड लाइबिलिटीज के साथ एक्सपोज होता है। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए, मार्केट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेडिंग बुक आइटम्स। They are normally not held till maturity. These are normally liquidated in the market after holding for a limited period. These are valued periodically according to their current market value called marking to market. These are valued at their acquisition price irrespective of the current market value. तो फ्रेंड्स ट्रेडिंग बुक में जो एसेट लाइबिलिटीज होते हैं वो सभी मार्केटेबल होते हैं, इसीलिए ये नॉट हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी होगा एंड लिक्विडेटेड इन द मार्केट आफ्टर होल्डिंग इट फॉर अ पीरियड। ये मार्क टू मार्केट सिस्टम फॉलो करेगा और इनके मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू में जो भी डिफरेंस होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट नहीं है वो हमारा है लास्ट ऑप्शन, ये दीज आर वैल्यूड एट देयर एक्विजिशन प्राइस। एक्विजिशन प्राइस पे उनको वैल्यूड नहीं किया जाता है, उनको करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर जो है वैल्यू किया जाता है, इसीलिए उसको मार्क टू मार्केट वैल्यू भी हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही है, बी भी सही है क्योंकि ये दीज आर नॉर्मली लिक्विडेटेड इन द मार्केट, और ए भी है क्योंकि ये नॉर्मली नॉट हेल्ड टिल मैच्योरिटी होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दीज आर वैल्यूड एट देयर एक्विजिशन प्राइस इररिस्पेक्टिव ऑफ द करंट मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिस्क इज फेस्ड बाय द ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर आउट ऑफ द फॉलोइंग। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में कौन कौन सा रिस्क जो है वो फेस करना होता है। पहला है लिक्विडिटी रिस्क, दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। तो फ्रेंड जो हमारा ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है उसमें लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क या क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, ये सारे के सारे रिस्क जो है वो वहां पे बेयर करने होते हैं या एक्सपोज होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए टू ई ऑल। नेक्स्ट है द अनसर्टेनिटी विथ रिगार्ड टू द इंटरेस्ट रेट एट विच द फ्यूचर कैश फ्लोज could be reinvested is called embedded option risk, yield curve risk, basis risk या reinvestment risk। तो फ्रेंड देखिए रीइन्वेस्टमेंट रिस्क में क्या होता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एट विच द फ्यूचर कैश फ्लो कुड बी रीइन्वेस्टेड इज कॉल्ड रीइन्वेस्टमेंट रिस्क। यानी कि फ्यूचर कैश फ्लो जो कि
जिस इंटरेस्ट रेट पे है वहां पे अनसर्टेनिटी है कि वो उसमें री इन्वेस्ट होगा या नहीं होगा, तो इस तरीके को हम लोग री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्रेडिंग बुक द एसेट साइड मेनली कंप्राइज लोन्स एंड एडवांसेस विच फेस द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय बोरोअर दैट एक्सपोज द बैंक टू। तो जो डिफॉल्ट का केस होगा फ्रेंड, अगर बोरोअर डिफॉल्ट करता है तो ये हमारा क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क होगा। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन बी, क्रेडिट रिस्क। यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। Credit risk arising from defaults in payment of principal and or interest by the borrower. This is called default risk or credit risk. Next question है, the risk arises due to crystallization of contingent liabilities. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो भी contingent liabilities होती है उनको जब crystallize किया जाता है तो बैंकों को कौन सा रिस्क जो है वो फेस करना पड़ेगा। पहला है फंडिंग रिस्क, दूसरा है कॉल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क या टाइम रिस्क। तो ये फ्रेंड्स इसको हम लोग कॉल रिस्क कहेंगे। दिस अराइजेस ड्यू टू crystallization of contingent liabilities. So here our answer is option B, call risk. Next question है, when the bank is not able to conclude a large transaction in a particular security near the current market price, it is known as। यानी कि बैंक जो है किसी लार्ज ट्रांजैक्शन को जहां पे एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी जो है लिया गया है उसको करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्ट नहीं कर सकती है, तो इस तरीके के रिस्क को क्या कहते हैं, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, मार्केट रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग मार्केट लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। बैंक इज अनेबल टू कंक्लूड अ लार्ज ट्रांजैक्शन इन अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट नियर द करंट मार्केट प्राइस। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। A bank has generated negative public opinion which has resulted into decline in customer base. It is called। अब जब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि एक बैंक जो है उसकी पब्लिक में जो है कुछ निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो चला गया है, लोगों में एक गलत धारणा बन गई है, तो ये जो है कस्टमर बेस में किस तरह का डिक्लाइन जो है वो कस्टमर बेस में इसका डिक्लाइन होता जाएगा क्योंकि उसका जो इमेज है वो मार्केट में या पब्लिक के बीच में खराब हो रहा है। तो बैंक को किस तरीके का रिस्क जो है वो बेयर करना पड़ेगा, रेपुटेशन रिस्क, स्ट्रेटेजी रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क, कंप्लायंस रिस्क। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बैंकों को रेपुटेशन रिस्क जो है वो अराइज हो जाएगा क्योंकि बैंक जो है उसका नाम यहाँ पे खराब हो रहा है, अगर पब्लिक में उसका कोई बैड ओपिनियन चला गया उसकी वजह से। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए, रेपुटेशन रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस द बैंक्स बेस देयर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑन टू डिफरेंट बेंचमार्क्स फॉर प्राइसिंग देयर assets and liabilities at different time horizon, any non-parallel movement in the yield curve would affect the net interest income, which is called a yield curve risk, basis risk, embedded option risk या reinvestment risk। तो फ्रेंड जो हमारा यील्ड कर्व रिस्क होता है वहां पे बैंक जो है दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को डिफरेंट टाइम होरिजोन में प्राइसिंग करती है अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को। जैसे लोन को अभी जो है रेपो रेट से लिंक करके प्राइसिंग किया जा रहा है और फिक्स डिपॉजिट जो है वो डिपॉजिट रेट्स के ऊपर होता है। तो वहां पे जो है एक डिफरेंट टाइम होरिजोन और डिफरेंट प्राइसिंग पे उसको उसका जो इंटरेस्ट है वो डिसाइड किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि अगर इसमें कोई भी नॉन पैरेलल मूवमेंट होता है तो यील्ड कर्व जो है वो इफेक्ट होगा बैंकों का और इससे उसका जो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है वो इफेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यील्ड कर्व रिस्क। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द रिस्क दैट अराइजेस फ्रॉम होल्डिंग एसेट एंड लाइबिलिटीज विद डिफरेंट प्रिंसिपल अमाउंट और डिफरेंट मैच्योरिटी डेट्स और रीप्राइसिंग डेट्स thereby creating exposure to unexpected changes in the level of market interest rate is called mismatch risk or gap risk, liquidity rate risk, yield curve risk और basis risk। तो फ्रेंड यहाँ पे जो रिस्क राइज होगा जैसा कि मैंने पहले भी बताया ये गैप और मिसमैच रिस्क है क्योंकि यहाँ पे जो एसेट एंड लाइबिलिटीज होल्डिंग है या ऑफ बैलेंस शीट आइटम भी है तो उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट, मैच्योरिटी डेट और रीप्राइसिंग डेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे गैप या मिसमैच रिस्क जो है वो बैंक को फेस करना पड़ेगा। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए, मिसमैच रिस्क और गैप रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल रिस्क, यानी कि ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट कौन सा है, स्ट्रेटेजिक रिस्क, लीगल रिस्क, रेपुटेशन रिस्क।
फ्रेंड, यहाँ पे जो ऑपरेशनल रिस्क होता है उसमें फ्रॉड रिस्क, कम्युनिकेशन रिस्क, डॉक्यूमेंटेशन रिस्क, कॉम्पिटेंसी रिस्क, मॉडल रिस्क, कल्चरल रिस्क, एक्सटर्नल इवेंट रिस्क, लीगल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, कॉम्प्लायंस रिस्क, सिस्टम रिस्क, ये सारी चीजें जो है ये ऑपरेशनल रिस्क में आती हैं। इसका डिटेल के लिए हमारा जो थ्योरी का चैप्टर रेफरेंस उसको आप लोग देख सकते हैं, वहां पे मैंने ये सारे रिस्क जो है वो डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो हियर आवर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऑपरेशनल रिस्क में ये तीनों ही जो है वो ऑपरेशनल रिस्क के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग बुक ऑफ अ बैंक फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट व्यू पॉइंट? फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स, फिक्स्ड इनकम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इक्विटीज, फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट। तो फ्रेंड्स, जो ट्रेडिंग बुक में होता है वहां पे मेनली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, इक्विटी, फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग और कमोडिटीज जो है वो होता है। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट है ये ट्रेडिंग बुक का पार्ट नहीं है, ये बैंकिंग बुक का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट इज रेज्ड बाय अ बैंक लिंक्ड टू 182 डेज ट्रेजरी बिल रेट। The floating rate on loans is linked to 364 days treasury bill rate. The interest rate rises in both but not equally. This is a case of bank exposed to basis risk, yield curve risk, reinvestment risk, embedded option risk. तो फ्रेंड्स, ये जो केस होगा वो यील्ड कर्व रिस्क का केस होगा। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाया भी है कि when a liability raised at a rate linked to say 91 days treasury bill is used to fund an asset linked to 364 days treasury bill, यानी कि 91 डेज का ट्रेजरी बिल जो है उसको यूज किया गया है एक एसेट को फंड करने के लिए जो कि 364 ट्रेजरी बिल के साथ लिंक है। In a rising interest rate scenario, both 91 days and 364 days treasury bill may increase, but not equally due to non-parallel movement of yield. क्योंकि उनका जो yield होगा, अगर दोनों के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो yield में चेंजेस आएगा, तो जिसकी वजह से उनका जो नेट इंटरेस्ट ऑन होगा वहां पे डिफरेंस अराइज होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग yield कर्व रिस्क बोलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, yield कर्व रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंकिंग बुक कैटेगरी ऑफ बैंकिंग बिजनेस डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी बैंकिंग बुक कैटेगरी में कौन कौन सा जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। पहला एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन मैच्योरिटी कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी, डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग। फ्रेंड, यहाँ पे जो एडवांसेस है वो बैंकिंग बुक में कैटेगराइज होगा। इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन मैच्योरिटी कैटेगरी जो है ये भी बैंकिंग बुक में कैटेगराइज होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी ये ट्रेडिंग बुक में कैटेगराइज होता है। एंड डिपॉजिट एंड बोरोइंग्स ये भी बैंकिंग बुक का पार्ट है। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी। यहाँ पे देखिए दे रहा है, द बैंकिंग बुक इंक्लूड्स ऑल एडवांसेस, डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग and they are normally held until maturity. Next question है, from risk management point of view the banking business lines can be grouped as banking book, trading portfolio, off balance sheet exposure. तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, from the risk management point of view banking business lines may be grouped broadly under the following major heads: banking book, trading portfolio, off balance sheet exposure. So here our answer is option A, B and C all. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एडवर्स इंपैक्ट ऑन द नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन कॉज्ड बाय चेंज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड यील्ड कर्व रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, बेसिस रिस्क, मिसमैच रिस्क और गैप रिस्क। तो फ्रेंड्स ये जो है ये हमारा होगा इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिस्क IRR इज द एक्सपोजर ऑफ द बैंक्स रेवेन्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट्स. Interest rate risk refer to potential adverse impact on net interest income or net interest margin or market value of equity caused by changes in market interest rates. तो here our answer is option B, interest rate risk. किसी भी इंटरेस्ट इनकम या नेट इंटरेस्ट मार्जिन में अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट की चेंज की वजह से कोई एडवर्स इम्पैक्ट आता है तो उसको हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में इनमें से किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। बिल्स डिस्काउंटेड, लेटर ऑफ क्रेडिट, कमिटेड और बैकअप क्रेडिट लाइंस या बैंक गारंटीज।
तो गारंटीज, कमिटेड और बैकअप क्रेडिट लाइंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीजें जो है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में ली जाती हैं। जो बिल्स डिस्काउंटेड है फ्रेंड, ये ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर इज करेक्ट? कंटिंजेंट एक्सपोजर कैन बी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग बुक, कंटिंजेंट एक्सपोजर कैन बी पार्ट ऑफ बैंकिंग बुक, कंटिंजेंट एक्सपोजर में बिकम अ फंड बेस्ड एक्सपोजर। तो फ्रेंड कंटिंजेंट एक्सपोजर जो है वो फंड बेस्ड एक्सपोजर हो जाता है अगर इसको क्रिस्टलाइज किया जाता है तो ये सही है। और कंटिंजेंट एक्सपोजर जो है ये बैंकिंग बुक का भी पार्ट होता है जब तक ये क्रिस्टलाइज नहीं किया जाता है तब तक। एंड कंटिंजेंट एक्सपोजर कैन बी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग बुक, जो एलसी बीजी वगैरह होते हैं वो ट्रेडिंग बुक के पार्ट होते हैं। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन बी, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए बुक में भी दिया हुआ है कि contingent exposure may become fund based exposure, such exposure may become a part of the banking book or trading book depending upon the nature of off balance sheet exposure। और जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो है कंटिंजेंट अगर रहेंगे तो वो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में इंक्लूड किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बैंक इज अनेबल टू अंडरटेक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी व्हेन इट अराइजेस इट इज कॉल्ड टाइम रिस्क, कॉल रिस्क, फंडिंग रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। तो फ्रेंड बैंक इज अनेबल टू अंडरटेक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग इसको भी कॉल रिस्क कहते हैं। एक तो ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज की वजह से जो रिस्क अराइज होगा, और दिस में ऑल्सो अराइज when a bank may not be able to undertake profitable business opportunity when it arises। तो here our answer is option B, call risk। The market risk applies to which of the following? market risk जो है ये इनमें से किस पे अप्लाई होगा? foreign currency risk, all of the above, that part of interest rate risk which affects the price of interest rate instruments, pricing risk for all other assets such as investment in gold held in trading book। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे दिया है कि मार्केट रिस्क जो है किस किस चीज पे अप्लाई होता है। ये IRR विच अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर अप्लाई होगा। प्राइसिंग रिस्क फॉर ऑल एसेट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग कमोडिटीज लाइक गोल्ड दैट इज हेल्ड इन ट्रेडिंग बुक ऑफ द बैंक, एंड फॉरेन करेंसी रिस्क। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन बी, ऑल द अबव। Next question है, the risk arises from the need to compensate for non-receipt of expected inflows of funds, performing asset turning into non-performing asset। तो इस यहाँ पे कौन सा रिस्क अराइज होगा? कॉल रिस्क, टाइम रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क या फंडिंग रिस्क। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ये टाइम रिस्क अराइज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि दिस अराइजेस फ्रॉम द नीड टू कॉम्पनसेट फॉर नॉन रिसीट ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लोज ऑफ फंड, जैसे परफॉर्मिंग एसेट टर्निंग इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर कोई लोन एनपीए हो गया तो वहां पे हमें जो एक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ फंड जो है वो मिलना बंद हो जाता है, और हमें जो फिक्स डिपॉजिट पे जो पे आउट देना होता है, आउटफ्लोज देना होता है, वो हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो इसको हम लोग टाइम रिस्क कहते हैं। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन बी, टाइम रिस्क। Next question है friend, as all assets and liabilities in the banking book are held till maturity, there is possibility of maturity mismatch between the assets and liabilities, due to which on maturity the interest rate can also change, that exposes them to interest rate risk, settlement risk, market risk या credit risk। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं, क्योंकि ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन को जो है इम्पैक्ट करता है। Interest rate on asset and liabilities as change on their maturity. This affects net interest margin, interest received net of interest paid. This is called interest rate risk. So here our answer is option A, interest rate risk. Next question is, the risk that the interest rate of different assets or liabilities may change in different magnitude is called basis risk, yield curve risk, embedded option risk या reinvestment risk। जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑफ डिफरेंट एसेट और लाइबिलिटीज जो है डिफरेंट मैग्नीट्यूड में चेंज होंगे, तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड देखिए बुक में दिया हुआ है कि जब इंटरेस्ट रेट ऑफ डिफरेंट एसेट लाइबिलिटीज या ऑफ बैलेंस शीट आइटम में चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड इज टर्म्ड एज
बेसिस रिस्क, यानी कि उनके बेसिस पॉइंट्स में जो भी चेंजेस आएगा उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट में डिफरेंट होगा और उसकी वजह से जो रिस्क राइज होगा उसको हम लोग बेसिस रिस्क कहेंगे। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए, बेसिस रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स आर नॉट पार्ट्स ऑफ ट्रेडिंग बुक? डेरिवेटिव फॉर ट्रेडिंग इन ओवर द काउंटर, डेरिवेटिव फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट, नन ऑफ द अबव, डेरिवेटिव्स फॉर हेजिंग एक्सपोजर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रहा है कि डेरिवेटिव्स दैट आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट और ओवर द काउंटर एंड फॉर हेजिंग एक्सपोजर अंडर ट्रेडिंग बुक वुड ऑल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग बुक। तो यहाँ पे जो तीनों ही हैं, ओवर द काउंटर, इन द मार्केट एंड हेजिंग एक्सपोजर, ये तीनों के तीनों ट्रेडिंग बुक के जो है वो पार्ट हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी ये रॉन्ग, मतलब इनमें से कोई भी जो है वो पार्ट नहीं है, ये सारे के सारे पार्ट है ट्रेडिंग बुक के। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट इन द ट्रेडिंग बुक हैविंग लोअर डिमांड विथ लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम आर एक्सपोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिस्क? इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क या गैप रिस्क। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट हैविंग लोअर डिमांड have lower trading volume and are exposed to liquidation risk where trading may trigger of adverse price movement. So here our answer is option B, liquidation risk. क्योंकि जो लिक्विडेशन रिस्क राइज होगा क्योंकि उनका जो डिमांड है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी उनका कम है, उसकी वजह से उनका डिमांड कम है। तो यहाँ पे लिक्विडेशन रिस्क जो है वो अराइज हो जाएगा। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन बी, लिक्विडेशन रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर्स ड्यू टू काउंटर पार्टीज रिफ्यूजल एंड और इनएबिलिटी टू परफॉर्म इज कॉल्ड। फ्रेंड, पहले भी मैंने बताया कि अगर कोई हमारा काउंटर पार्टी जो है वो नॉन परफॉर्मर है या वो उसकी जो कमिटमेंट है वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है या करने में सक्षम नहीं है, तो वहां पे जो बैंकों को रिस्क अराइज होगा वो क्रेडिट रिस्क होगा। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए, क्रेडिट रिस्क। नहीं, नॉन परफॉर्मेंस फ्रेंड काउंटर पार्टी रिस्क में आएगा अगर वो नॉन परफॉर्मर है। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर्स ड्यू टू काउंटर पार्टीज रिफ्यूजल एंड और इनएबिलिटी टू परफॉर्म। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो काउंटर पार्टी रिस्क होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो उसके नॉन परफॉर्मेंस की बात कही गई, फेल्यूर की बात नहीं कही गई है। जहाँ पे वो फेल होता है या अपना कमिटमेंट जो है वो नहीं करता है, डिफॉल्ट होता है अगर, तब वो क्रेडिट रिस्क में कैटेगराइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क? यानी कि इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट नहीं है? डॉक्यूमेंटेशन रिस्क, नन ऑफ द अबव, कम्युनिकेशन रिस्क, फ्रॉड रिस्क, कॉम्पिटेंसी रिस्क। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे फ्रॉड रिस्क, कम्युनिकेशन रिस्क, डॉक्यूमेंटेशन रिस्क, ये सारे जो है वो ऑपरेशनल रिस्क के पार्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ डिपॉजिट प्रोडक्ट इज ऑफर्ड विथ प्री मैच्योरिटी विड्रॉल फैसिलिटी एंड अ लोन प्रोडक्ट इज अलाउड विथ प्री पेमेंट फीचर, द बैंक इज एक्सपोज टू बेसिस रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क या यील्ड कर्व रिस्क। यहाँ पे फ्रेंड दे रहा है कि किसी भी डिपॉजिट में अगर डिपॉजिटर के पास ये ऑप्शन है कि वो उसके जो फिक्स डिपॉजिट है उसको प्री मैच्योर कर सकता है, और लोन के साथ किसी भी बोरोवर के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने लोन को प्रीपे करके समय से पहले क्लोज कर सकता है। तो ये जो ऑप्शन है बोरोवर और डिपॉजिटर के पास, इसको हम लोग एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क कहते हैं। देखिए, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क बोल रहा है प्री पेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट, डिमांड लोन, टर्म लोन्स एंड एक्सरसाइज ऑफ कॉल पुट ऑप्शन ऑन बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एंड और प्री मैच्योर विड्रॉल्स ऑफ टर्म डिपॉजिट बिफोर देयर स्टेटेड मैच्योरिटी। तो इसको हम लोग एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द एडवर्स बिजनेस डिसीजंस, इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू इंडस्ट्री चेंजेस इज कॉल्ड। कोई भी रिस्क जो है एडवर्स बिजनेस डिसीजन या इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन की वजह से या फिर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू इंडस्ट्री चेंजेस की वजह से अगर अराइज होता है, तो उस तरीके के रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लायंस रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, ट्रांजेक्शन रिस्क या स्ट्रेटेजिक रिस्क। तो फ्रेंड इसको हम लोग स्ट्रेटेजिक रिस्क कहते हैं, यानी कि अगर
किसी कंपनी का, मान लीजिए इसको आप शॉर्ट में समझिए कि कंपनी की स्ट्रेटजी अगर फेल होती है, उसमें स्ट्रेटजी में कंपनी का कोई भी जो है बिजनेस डिसीजन या कोई उसने डिसीजन जो है इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर दिया हो, या फिर कुछ जो भी चेंज किया हो उसका सही से रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो, तो उसको हम लोग स्ट्रेटेजिक रिस्क बोलते हैं। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी, स्ट्रेटेजिक रिस्क। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो ये मॉक टेस्ट था यूनिट का, वो यहीं पे खत्म होता है। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।